आप लोग भी गरीब हो हैं? आप लोग गरीब तो नहीं हो ना? हैं? हैं जी? गरीब हो? ये बोल रही हाँ गरीब है। चलिए, तो आज हम लोग पॉवर्टी एंड इन इक्वालिटी, असमानता के बारे में आज से हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें दो चीजें भाई, दोनों आपस में बहुत रिलेट करता है। कैसे भाई? अगर गरीबी किसी देश में ज्यादा है, इसका मतलब वहां पर असमानता ज्यादा देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाई मेजरली पॉपुलेशन या फिर बहुत सारे पॉपुलेशन को समान तरीके से नहीं देखा जा रहा है, इसीलिए तो गरीबी है ना? तो जहां पर गरीबी होगा, जहां पर पॉवर्टी देखने को मिलेगा, वहां पर आपको इनइक्वालिटी भी देखने को मिलेगा बहुत हद तक, ठीक है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, तो साउथ अफ्रीकन या फिर बहुत सारे अफ्रीकन नेशंस में जहां पर जो है वो गरीबी के साथ असमानता भी, मतलब कुछ ही बड़े लोग हैं जो पूरी कंट्री को रन कर रहे हैं और बाकी सारे लोग जो हैं उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं, बस चल रहे हैं, और उनको कोई भी प्रॉपर तरीके से लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। अब एक्चुअल में गरीबी होता क्या है ये देखिए। अगर हमारे देश में देखा जाए तो गरीबी को मापने का जो तरीका है ना, वो क्या रखा गया है भाई? याद रखना कि इन इंडिया जनरली एक्सेप्टेड द डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी एम्फसाइज ऑन मिनिमम लेवल ऑफ लिविंग। मतलब क्या है कि भाई आखिरकार एक होता है कि रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग, एक होता है मिनिमम लेवल ऑफ लिविंग। मतलब हम लोग ज्यादातर कंजम्पशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, कंजम्पशन के आधार पर, उपभोग। कंजम्पशन किस तरीके से करें? कंजम्पशन बाय अ हाउस होल्ड। मतलब कंजम्पशन बाय अ हाउस होल्ड का मतलब क्या हो गया भाई? उपभोग व्यय, कि किस तरीके से जो हाउस होल्ड है वो क्या कर रहा है? कंज्यूम कर रहा है। उसके आधार पर वो गरीब है या नहीं है, वो हम लोग डिफाइन करते हैं। जैसे सिंपल सी बात है कि 32 रुपया रखा गया है किसके लिए भाई? रूरल एरियाज के लिए पर डे, और एक तरीके से 47 रुपया रखा गया अर्बन एरिया के लिए पर डे। मतलब अगर 32 रुपया का वो अगर एक्सपेंडिचर कर रहा है, खर्चा कर रहा है, तब एक तरीके से वो गरीब, उससे कम अगर कर रहा है तो वो गरीब बीपीएल के अंदर आ रहा है, बिलो पॉवर्टी लाइन। अगर उससे ऊपर कर रहा है तो वो क्या हो गया? एबव पॉवर्टी लाइन। समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे अगर देखा जाए, इट इज स्टेटेड इन विच अ पर्सन, मतलब पॉवर्टी का मतलब क्या है? अ पर्सन और अ कम्युनिटी लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स। जहां पर फाइनेंशियल रिसोर्स की कमी है, क्या है भाई? फाइनेंशियल रिसोर्स की कमी है। उसके साथ साथ क्या? बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ की भी कमी है। बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ का मतलब कपड़ा, घर, और एक तरीके से कपड़ा और घर और फूड। मतलब फाइनेंशियल रिसोर्स तो है ही एक बहुत बड़ा रीजन, उसके साथ ही साथ उसको बेसिक नीड भी पूरा नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे भाई? कि वो गरीब है, ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बात अगर देखा जाए तो सबसे पहली बार अगर प्रीवियसली या जब जब तक प्लानिंग कमीशन था, तो वही होलसेल अथॉरिटी था कि वो पब्लिश करता था सारी गरीब के डेटा को, मतलब गरीबी के डेटा को। अगर देखा जाए, प्लानिंग कमीशन वाज द अथॉरिटी विच पब्लिश द poverty estimates based on the various round conducted by the national sample survey क्या ऑफिस। पहले एनएसएसओ था भाई, पहले होलसेल, अब अभी कौन है? एनएसओ, ठीक है। वैसे ये भी फंक्शन कर रही है लेकिन किसके अंदर? एनएसओ के अंदर। क्यों? क्योंकि एनएसएसओ और सीएसओ को मिलाकर क्या बना दिया गया? एनएसओ, ठीक है। ये बात तो पता है। तो एनएसओ जो है अब पॉवर्टी एस्टिमेट करता है और उसके डेटा को कंपाइल करके कौन सी मिनिस्ट्री जो है उसको पब्लिश करती है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, मॉस्पी, ठीक है। तो ये इतना याद रखना है। पहली बात, गरीबी क्या होता है, ठीक है। और गरीबी को हमारे देश में किस हिसाब से मापा जाता है? तो अगर कोई बोलेगा तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के आधार पर या फिर मिनिमम लेवल ऑफ लिविंग के आधार पर, ठीक है। कि कम से कम कितना पैसा चाहिए एक इंसान को थोड़ा बहुत जीवन जीने के लिए, मतलब ऐसा नहीं बहुत अच्छा जीवन, ठीक है। जैसे बहुत सारे देशों में इनकम को आधार बनाया जाता है भाई, इनकम के आधार पर कि भाई हम लोग देखेंगे कि इतना से इतना पर कैपिटा इनकम है तो गरीब है या अमीर है, लेकिन हम लोग उसका आधार नहीं मानकर चलते हैं। हम लोग किसको मानकर चलते हैं? मिनिमम कॉस्ट लेवल ऑफ लिविंग। और मिनिमम कॉस्ट ऑफ लेवल ऑफ लिविंग का मतलब क्या हो गया भाई? कंजम्पशन बाय अ हाउस होल्ड, कि उपभोग व्यय कितना है खास कर किसका? लोगों का। अगर 32 रुपया है पर डे, आगे आके हम लोग पढ़ेंगे जब इसका ये हिस्ट्री पढ़ेंगे तो 47 रुपीज है पर डे अर्बन एरियाज में, ठीक है, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब आगे अगर देखो नेक्स्ट, तो ये हिंदी वाला भाई, ठीक है। यहाँ पर एक चीज कि 17 अक्टूबर
इज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, कि हम पॉवर्टी को कैसे खत्म करें पूरे वर्ल्ड लेवल पर, उसके लिए एक अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है भाई। कौन? 17 अक्टूबर, ये जरूर याद रखिएगा। और 1987 से ये मनाया जा रहा है भाई, ठीक है, क्लियर। और किसके द्वारा मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशन के द्वारा, क्लियर। नॉलेज, नॉलेज में थोड़ा सा नॉलेज आप लोग ये लीजिए, ये बहुत डीप है लेकिन ये आपको पता होना चाहिए इप्सा के बारे में। क्या? इप्सा। इप्सा में कितने कंट्री हैं भाई? आपको 4 कंट्री देखने को मिलेंगे। ये इप्सा, आई मतलब क्या? इंडिया, बी मतलब ब्राजील, एस मतलब साउथ अफ्रीका, और ए का मतलब क्या है भाई? है एसोसिएशन। देखो, इन 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 सारे लोगों ने क्या करा भाई? एक क्या करा? इप्सा ट्रस्ट फंड बनाया। क्या बनाया? इप्सा ट्रस्ट फंड, जो कि पॉवर्टी को फाइट करने के लिए जितने भी अदर डेवलपिंग नेशन है, मतलब जो भी डेवलपिंग नेशन है, खास करके साउथ में, जो भी ग्लोबल साउथ में, ग्लोबल साउथ का मतलब क्या हो गया भाई? जितने भी साउथ कंट्रीज हैं ग्लोबल साउथ में, ठीक है, जिसको हम लोग साउथ साउथ कॉपरेशन भी बोलते हैं, ठीक है, साउथ साउथ कॉपरेशन भी बोलते हैं, ठीक है, मतलब साउथ और साउथ साथ में कॉपरेट करके चलेंगे ताकि हम गरीबी को हटा सकें। और भारत ने अभी तक कितना फंड दे चुका है भाई? 15.1 मिलियन, ठीक है। अपने देश में गरीबी तो मिटा नहीं रहे हम लोग, लगे हुए हैं, ठीक है। वैसे अगर कॉपरेशन के साथ है तो इसका मतलब कि उसका असर जो होगा वो आपको भारत में भी देखने को मिलेगा इस फंड के अनुसार। मतलब ये फंड जो है वो डेवलपिंग नेशन में जितने भी साउथ में, ग्लोबल साउथ में जितने भी कंट्रीज हैं, वहां पर गरीबी कैसे इरेडिकेट किया जाए, खत्म किया जाए, उसके बारे में, या फिर उसके लिए फंड इकट्ठा करके ये लोग जो है, मतलब जहां ज्यादा जरूरत होता है, जहां ज्यादा गरीबी है, वहां पर इसका इस्तेमाल जो है फंड का किया जाता है। और ये एग्रीमेंट 2017 में हुआ था, ये बात जरूर याद रखिएगा, ठीक है। एग्रीमेंट 2017 में हुआ था, क्लियर। आगे अगर देखा जाए, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोला भाई? कि कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का कारण क्या है भाई? ये देखिए, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी सबसे पहला बोला गया यहाँ पर क्या? अर्बन रूरल डिवीजन, है ना। एक तो हमारे देश में अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। अर्बनाइजेशन होने का मतलब क्या हो गया भाई? शहरीकरण। अब अर्बनाइजेशन हुआ है तो इससे गरीबी बढ़ा है क्या? हाँ भाई, कोई बताओ, क्या अर्बनाइजेशन जो है वो गरीबी बढ़ाया या कम किया? अर्बनाइजेशन गरीबी बढ़ाया या कम किया? दोनों किया। हाँ, तो नहीं, तो मैं बोल रहा हूँ क्या कि अगर मान लो अर्बनाइजेशन, अगर अर्बनाइजेशन बहुत मास नंबर में नहीं हो रहा है तब तो वो इकोनॉमी के लिए सही है। लेकिन अगर अर्बनाइजेशन बहुत मास लेवल पर हो रहा है तो वो एक तरीके से शहरों पर बोझ बन जाते हैं भाई, ठीक है। और हो सकता है कि आगे चलकर वो शहर के लिए लाइबिलिटी बन जाए, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन जो रूरल और अर्बन का डिवीजन है, अब देखो रूरल और अर्बन को अलग अलग तरीके से क्यों रखे भाई हम लोग? अगर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का रखे हैं तो हम लोग इसका मतलब मान के चल रहे हैं कि रूरल एरियाज में हम लोगों ने उतना डेवलपमेंट नहीं करी, तभी तो कि रूरल एरियाज में कम पैसों में और शहर में ज्यादा पैसों में। इसका मतलब क्या है कि शहर में रहना थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंसिव है इन कंपेयर टू रूरल एरियाज। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से पॉवर्टी जो है वो क्रिएट हुआ है। कॉलोनियल पास्ट, ठीक है, कॉलोनियल पास्ट मतलब अगर देखा जाए तो हम लोग अगर दिल्ली सल्तनत से देखें, सब चीज करते 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 कॉलोनियल पास्ट जनरली यहाँ पर बोला गया ब्रिटिश वाला एरा, कि ब्रिटिश एरा में देखो एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, और ट्रेड वाला फॉरेन सेक्टर हो गया, इन सब सारे को क्या किया गया था? बर्बाद किया गया था, जिसकी वजह से गरीबी जो है हमारे देश में और भी बढ़ते चली गई भाई, है कि नहीं? ये इंपॉर्टेंट। दूसरा, अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब कोई बताएगा? अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब? अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब है जी, मतलब लोगों के पास जो है स्किल ही नहीं है, या फिर अधिक लोग काम कर रहे हैं, एक डिस्गाइज होता है ना, डिस्गाइज्ड, तो डिस्गाइज टाइप में ही ये अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है, कि मतलब उतना मौका ही नहीं मिल पा रहा है भाई एम्प्लॉयमेंट का, या उनके पास उतना स्किल ही नहीं है कि वो एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट ले पाए। जैसे मान लो कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है हाई लेवल का, लेकिन
जो लोग हैं वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, मतलब जो एम्प्लॉयमेंट के लिए चाहिए वो चीज, वो कैपेबिलिटी या वो स्किल लोगों के पास नहीं है, जिसके वजह से वो एम्प्लॉयमेंट भी एक तरीके से नहीं ले पा रहे हैं। तो ये भी बात इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक बहुत बड़ा कारण है भाई, खास करके कॉजेज ऑफ पॉवर्टी का। अब सोचो कि अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए किसी भी देश में, अगर पॉपुलेशन बढ़ जाए तो क्या होगा भाई, वो एक्स्ट्रा प्रेशर डालेगा हमारे देश की इकोनॉमी पर, और वो एक तरीके से हमारी इकोनॉमी के लिए सही नहीं होगा, और उसमें से हो सकता है कि बहुत सारे लोग गरीबी में अपने जीवन को जिए। तो पॉपुलेशन को हमेशा कंट्रोल करके चलना चाहिए। तो एक्सप्लोजन एक बहुत बड़ा कारण है। वीक एंड रिजिड सोशल स्ट्रक्चर, आज भी देखो हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है वो आज भी वीक है और रिजिड है, कि वह महिलाओं को काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऊपर से शुरुआती स्थिति में जब बच्चों को पढ़ाई मतलब पढ़ाई करवाना चाहिए, तो बहुत सारे गरीब बच्चे जो रहते हैं वो काम धंधा करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, जो माँ बाप उनको काम पर भेज देंगे भाई। तो जिसके वजह से वो मेंटली उतना डेवलप नहीं हो पाते, और हमेशा वो एक फिक्स्ड पेमेंट पर पूरे जीवन भर काम करते रहते हैं, वो अपने पेमेंट को बढ़ाने के बारे में कभी सोच नहीं पाते, मतलब रिजिड है स्ट्रक्चर, खास करके सामाजिक स्ट्रक्चर जो हमारा, जो सामाजिक संरचना है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा है। लिमिटेड रिसोर्स, अब ये तो शुरुआत से, ये तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी है कि भाई हमारे पास अनलिमिटेड वांट्स है, मतलब हम लोगों के पास क्या है भाई, अनलिमिटेड वांट्स है, कि हम लोगों की इच्छाएं क्या है भाई, असीमित है, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है कि नहीं, लिमिटेड रिसोर्स। अब एक है कि भाई आप नेचुरल रिसोर्स का कब तक इस्तेमाल कर लोगे, इससे बढ़िया है कि आप कुछ उस तरीके का रिसोर्स आप खोजो जिससे एक तरीके से सस्टेनेबल रिसोर्स हो, जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाए, ठीक है। तो लिमिटेड रिसोर्स एक बहुत बड़ा वजह है कि गरीबी को एक तरीके से, अब मान लो कि आपके पास जो रिसोर्सेज वो सीमित है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा एक्सप्लोड कर रहा है, तो वो रिसोर्स के ऊपर बहुत ज्यादा लोग भारी हो जाएंगे भाई, है नहीं, सिंपल सी बात है। अब जैसे मान लो कि अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है, शहर का ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है, ठीक है। अब नीचे जा रहा है क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा अर्बनाइजेशन हुआ है। अब शहर का जो ग्राउंड वाटर बहुत नीचे जाने की वजह से बहुत सारे लोगों को सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइडेड नहीं होता है ना। तो इसकी वजह से हो सकता है कि उनको बीमारी वगैरह हो जाए, ठीक है। और वो भी एक तरीके से हमारे, वो लोग जो पहले अमीर थे, वो अमीर मतलब नहीं, अमीर क्या ही होंगे, मतलब जो थोड़ा बहुत मिडिल क्लास में थे वो गरीबी में आ जाएंगे, ठीक है, या गरीबी बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन में आ जाएंगे। डिस्पैरिटी, ये सबसे बड़ा रीजन है, डिस्पैरिटी इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब क्या, रिच और पुअर के बीच में जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा गैप है, जिसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा गरीब जो है वो और गरीब होते चले जा रहे हैं, और अमीर होते चले जा रहे हैं। इनको एक तरीके से कम करना है। अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को कम करना होगा तो उसके लिए क्या करती है भाई सरकार, टैक्स, टैक्स लगाती है ना, टैक्स लगाती है कि अमीर पर ज्यादा टैक्स लगाएगी और गरीब पर कम टैक्स लगाएगी, ताकि जो है आगे चलकर 20-25 साल 25 या 30 सालों में जो है धीरे धीरे कर कर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से होने लगे, या फिर सबके साथ मिलजुल कर होने लगे। लैक ऑफ एजुकेशन, दोनों, लैक ऑफ एजुकेशन भी बोल सकते हो और इसमें हेल्थ भी बोल सकते हो। एजुकेशन सबसे बड़ा एक तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉवर्टी को लेकर। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो आप उस तरीके का स्किल कभी भी एक डेवलपिंग नेशन या डेवलप नेशन में खोज नहीं पाएंगे, या उस तरीके का काम नहीं कर पाएंगे, जिसके वजह से आप हमेशा जो है वो गरीबी में जीवन को जिएंगे। तो ये एक कॉजेज ऑफ पॉवर्टी है, ये सब सारे रीजन, इसमें हेल्थ का भी प्रॉब्लम है, एक मेजर मेजर जो रीजन है जिसके वजह से हेल्थ का जो प्रॉब्लम होता है वो निकलकर बस ये गरीबी का कारण बनता है, ठीक है। ये हिंदी वाला है, मतलब क्या, रोजगार के अंतर्गत अगर जनसंख्या विस्फोट, कमजोर और कठोर सामाजिक संरचना, ठीक है, सीमित स्रोत, आय वितरण की असमानता, शिक्षा का अभाव, यहाँ पर स्वास्थ्य का अभाव भी लिख सकते हैं हम लोग, और शहरी ग्रामीण का प्रभाव, या उनमें जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक बहुत बड़ा कारण है। अब देखो ये कैसे, व्हाट डू यू मीन बाय पॉवर्टी ट्रैप, कि भाई गरीबी के जाल में कैसे लोग फंस जाते हैं। अब सोचो एक देश में गरीबी का जाल कहां से निकल के आ रहा है, इनकम, लेकिन हम लोग इनकम को ही बेसिक इंडिकेटर नहीं मान रहे हैं, हम लोग किसको मान रहे हैं, कंजम्पशन को, समझ रहे हो, दोनों में डिफरेंस समझ पा रहे हो। ये है उपभोग, ठीक है, उपभोग के आधार पर हम लोग गरीबी को मेजर कर रहे हैं भाई, कंजम्पशन के आधार पर, और इनकम के आधार पर हम लोग पॉवर्टी के जाल को मेजर कर रहे हैं। दिक्कत परेशानी है, मतलब दोनों में कोई समानता देखने को मिल नहीं रहा है कि नहीं। तो यहां पर देखो, समझो मोबाइल अंदर क्या कर रहा है, तो बतिया लो, क्या दिक्कत है, देखो कोई नहीं।
इधर देखो इनकम, और क्या है इनकम का मतलब क्या हो गया भाई, इनकम एक मेजर रीजन है जिसके, अगर मान लो कि कोई पैसा ही नहीं कमा रहा है, अब कंज्यूम करने का तो वो कैसे भी कंज्यूम कर रहा है। कंज्यूम हो सकता है कि वहां पर एक परिवार में एक बंदा जो है वो 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है भाई, और सारे जितने भी उसमें 8 7 8 मेंबर हैं वो कुछ नहीं कमा रहे हैं। तो अगर हम सबका उपभोग अगर काउंट करेंगे तो इसका मतलब 1 लाख रुपए सारे में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है ना। तो हम लोग ये तो नहीं बोल रहे ना कि सब लोग कमा रहा है, नहीं ना। लेकिन अगर सब कमा रहा होता, कमाने के आधार पर निकालते हैं, तो एक तरीके से वहां एक अच्छा इंडिकेटर निकल के आता कि नहीं निकल के आता, कि भाई अगर इनकम इतना है तो वो गरीबी रेखा से नीचे, अगर इनकम इतना नहीं है तो गरीबी रेखा से ऊपर है, अगर उससे ज्यादा है तो। इसके दोनों के बीच में टकराव भी है, उसको भी हम लोग देखेंगे कि अगर कंजम्पशन के आधार पर और जो इनकम के आधार पर, और भारत क्यों कंजम्पशन के आधार पर ही करता है, उसके कुछ कुछ रीजंस भी हैं, उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो अभी इसमें डीप में नहीं जाते हैं, बस ये समझिए कि इनकम और कंजम्पशन जो है वो दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन हम लोग पॉवर्टी को मेजर इससे कर रहे हैं, लेकिन पॉवर्टी ट्रैप को मेजर कर रहे हैं इनकम से। क्यों भाई, अब समझो कि लो इनकम एंड इकोनॉमी, लो इनकम का मतलब हो गया पर कैपिटा इनकम भाई, एक तरीके से बोल सकते हैं। अगर प्रति व्यक्ति आय किसी भी देश में अगर कम है, मान लो, तो कम होगा, तो सिंपल सी बात है, अगर वो कमाएगा कम तो सेव करेगा कम, करेगा कि नहीं करेगा। कमाएगा कम तो क्या करेगा, सेव कम करेगा, बचत कम करेगा, और अगर बचत कम करेगा तो सिंपल सी बात है निवेश भी कम करेगा। क्यों, क्योंकि हमने बचत और निवेश को समझा है क्या, दोनों बराबर होता है। क्योंकि जो बचत होता है वही आप निवेश करते हैं पूंजीगत बाजार में या पूंजी बाजार में, ठीक है, और उसी के तहत इकोनॉमी जो है बढ़ने का काम करता है, कैपिटल बाजार के तहत। इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप बचत नहीं कर रहे हैं, मतलब बचत कम कर रहे हैं, तो जो इन्वेस्टमेंट होगा, निवेश होगा, वो भी एक तरीके से कम होगा। और अगर निवेश कम होगा तो यहां पर एक और चीज ऐड कर सकते हो कि कैपिटल फॉर्मेशन जो है, पूंजी निर्माण जो है, वो एक तरीके से आपका क्या हो जाएगा, स्लो नहीं होगा, हाँ या ना। पूंजी जो निर्माण होगा वो आपको स्लो देखने को मिलेगा, हाँ या ना बोलो, है जी। पूंजी निर्माण स्लो होगा, और जब पूंजी निर्माण स्लो होगा, ठीक है, यहाँ पर पूंजी निर्माण का मतलब सिर्फ ये नहीं कि विनिर्माण वाला बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर कैपिटल फॉर्मेशन के, ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में बात कर सकते हो। क्योंकि सोचो जिस घर में इनकम कम है वहां पर पढ़ेंगे लिखेंगे भी कम, न्यूट्रिशनल फूड भी कम खाएंगे, और हेल्थ भी उनका एक तरीके से लो डाउन रहेगा, हेल्थ पर भी ज्यादा खर्चा नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो पूंजी निर्माण भी उस तरीके का नहीं हो पाएगा जिस तरीके का देश चाह रहा है भाई। इसका मतलब आफ्टर ऑल अगर देखा जाए तो पूंजी निर्माण स्लो डाउन हो जाएगा, और जब पूंजी निर्माण स्लो डाउन हो जाएगा तो वो क्या है, लो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, और लो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट फिर हम लोग क्या बोल रहे हैं, लो इनकम। समझ रहे हो, तो इस तरीके से ये पूरा जाल जो होता है लूप होल में, वो एक देश जो है फंसता चला जाता है। तो ये जाल को अगर तोड़ना है तो उसके लिए क्या करना है, हमें इनकम को बढ़ाना है, ना कि कंजम्पशन को बढ़ाना है। आज हमारा देश में क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है, वी आर फोकसिंग मोर ऑन द कंजम्पशन। इसलिए देखो बहुत ज्यादा लोग, सब लोग क्या कर रहे हैं कि टीवी फ्रिज सब ईएमआई पर उठा रहे हैं, आजकल हमारे देश में बहुत चल रहा है। इसका मतलब क्या है, वो गरीबी से निकाल नहीं सकता है किसी भी अर्थव्यवस्था को। जब आप कंज्यूम कर रहे हो ना भाई, आप इनकम को बढ़ा नहीं रहे हो, आप कंज्यूम कर रहे हो, आप कंजम्पशन को बढ़ा रहे हो। और कंजम्पशन कभी भी बहुत बढ़ाना अर्थव्यवस्था के लिए, कभी ना कभी वो बबल फूटेगा और उससे पूरी इकोनॉमी को इम्पैक्ट जो होगा वो देखने को मिलेगा। तो बहुत ज्यादा अगर इस ट्रैप में अगर फंस जाएंगे, कंजम्पशन के ट्रैप में, तो वो भी एक दिक्कत वाली बात है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई इतना सस्ता कंजम्पशन तो हो गया, ईएमआई पर तो सब चीज ले रहे हैं, तो हम कंजम्पशन के आधार पर चलते चले जा रहे हैं। लेकिन ना, कंजम्पशन कभी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। हमेशा इनकम को बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि कंजम्पशन को बढ़ाने के बारे में। अगर आपका इनकम 5% से बढ़ा है तो आपको कंजम्पशन 2% से बढ़ाना चाहिए, 3% आपको सेव करना चाहिए, ताकि वो इन्वेस्टमेंट में जा सके और वो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा सके। फर्क देख पा रहे हो दोनों में, कंजम्पशन और एक तरीके से इनकम में। तो ये एक पॉवर्टी ट्रैप है जिसमें जो इकोनॉमी है वो फंस सकता है, या फंसता है खास करके गरीब देश में, ठीक है। तो ये निम्न आर्थिक विकास अर्थव्यवस्था में कम है, कहीं से भी उठा लो वो आपको एक जाल देखने को मिलेगा। जनरली यहाँ से भी उठाते हैं, यहाँ से भी आप देख सकते हो। अर्थव्यवस्था में कम बचत, कम निवेश, और यहाँ पर पूंजी निर्माण की कमी, और जिसकी वजह से आपको निम्न आर्थिक विकास भी देखने को मिलता है। कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी इसके बाद पढ़ेंगे।
लिखे यहां तक। तो ज्यादा उपभोग किसी भी देश के लिए सही नहीं है, और हम लोग क्या है भाई, लगे हुए हैं। ये टॉपिक लिख लियो। हाँ 32 और 47। हाँ 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 हाँ, वो अभी आगे आएगा। वो तो मैंने वहां पर वैसे बताया, अभी आगे हिस्ट्री में हम लोग देखेंगे, तो कमेटी पूरा पढ़ना है ना अभी। हिंदी वाला इंग्लिश में लिखोगे? कोई नहीं, इंग्लिश में लिख लो यार।
आगे देखते हैं, देखो गरीबी का जाल। अब देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी, व्हाट डू मीन बाय कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी, हमने थोड़ा बहुत जाना भाई और समझा। उसके बाद जो है वो चार टाइप्स के, अगर देखा जाए कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी कैन बी क्लासिफाइड इनटू फोर टाइप्स, चार तरीके के गरीबी को एक तरीके से देखा जाता है। भी कौन कौन सा तरीका है? पहला, गरीबी का पहला तरीका है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब होता है पूर्ण बेरोजगारी, मैं बेरोजगारी बोल रहा हूँ, पूर्ण गरीबी, बेरोजगारी नहीं भाई, पूर्ण गरीबी। पूर्ण गरीबी का मतलब क्या? जिनके पास ना तो खाना है, ना तो शेल्टर है, और बेसिक नीड्स, मतलब जो बेसिक जीवन जीने के लिए जो जरूरत वाली चीजें हैं ना, वो भी उसके पास उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब वो कौन सा गरीबी के अंदर आएगा भाई? कौन सा? एब्सोल्यूट पॉवर्टी। दूसरा होता है सीजनल या सिचुएशनल बोल लो। सिचुएशनल का मतलब सिचुएशन के आधार पर हो सकता है कि अभी ना उसका जॉब कहीं ना कहीं अभी गया है, वो 3-4 महीने के बाद फिर से उसको जॉब मिल जाएगी, मतलब वो कुछ ही अभी उस सिचुएशन के आधार पर थोड़ा सा गरीब हुआ है 3-4 महीने, उसके बाद फिर से वो ठीक ठाक आ जाएगा भाई, अपने लेवल पर आएगा जब तक उसको जॉब नहीं मिला। या दूसरा आप इसमें एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मान लो कोई बीमारी हो गया किसी के घर में अचानक से, तो अचानक से बीमारी होने की वजह से वो लोग पहले ठीक ठाक थे, अब बीमारी में सारा पैसा चला गया, तो कुछ दिन मतलब 1-2 साल 3 साल तक वो गरीबी में है, फिर धीरे धीरे वो ऊपर उठ जाएंगे। ठीक है, सिचुएशन मतलब क्या? कोई सिचुएशन परिस्थिति के अनुसार अगर कोई गरीब है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिचुएशनल पॉवर्टी। एक होता है जनरेशनल। जनरेशनल पॉवर्टी का मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी, और जनरली बोला जाता है कि 2 पीढ़ी तक अगर कोई परिवार गरीबी में जीवन काटा है, इसका मतलब वो किसके अंदर आएगा? जनरेशनल पॉवर्टी के अंदर। जैसे मान लो कि 2 पीढ़ी, 2 जनरेशन जैसे कि बाप और दादा दोनों एक तरीके से क्या गरीबी में, बेटा ने आईएएस ऑफिसर का आईएएस की जॉब जो है वो पा ली, इसका मतलब गरीबी खत्म हो गया। ठीक है, वैसे जनरली बोलते हैं कि 2 साल या 2 जनरेशन, 2 साल नहीं बोलेंगे, 2 जनरेशन या 2 जनरेशन से अधिक अगर कोई परिवार या कोई एक तरीके से बंदा या ग्रुप ऑफ मेंबर्स, जो कि एक फैमिली के रूप में ही हम लोग डिनोट करते हैं, अगर वो एक तरीके से गरीबी में जीवन को जी रहा है तो वो हम लोग जनरेशनल पॉवर्टी बोलकर चलेंगे। ठीक है, एक आता है रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी इट रिप्रेजेंट्स द इनकम इनइक्वालिटी, आगे हम लोग पढ़ेंगे लॉरेंज वक्र वगैरह के बारे में, तो वहां पर आएगा। तो ये रिलेटिव पॉवर्टी की पॉवर्टी जो होता है कहीं ना कहीं दूसरी चीजों से भी रिलेट करता है, इनकम से रिलेट करता है और सारी चीजों से कि एम्प्लॉयमेंट किस तरीके से दिया जा रहा है, तो अलग अलग चीजों से रिलेट करता है, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, जो कि हम लोग आगे वाले चैप्टर में देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ना विद इन द कंट्री, ये सब सारा हम अपने देश के बारे में पढ़ेंगे ना। अगर पूरे कंट्री पूरे वर्ल्ड का लेवल पर देखेंगे तो वो भी देख सकते हैं, वर्ल्ड के लेवल पर भी हम लोग बोल सकते हैं कि भाई वर्ल्ड के लेवल पर कितने एब्सोल्यूट पॉवर्टी लोग रहते हैं कि जिनको बेसिक नीड भी नहीं वर्ल्ड के लेवल पर, जो कि कौन? यूएन, यूनाइटेड नेशन जो है वो पब्लिश करेगा भाई डेटा को, है ना। सिचुएशनल, उसके आधार पर भी कि भाई फ्रीक्वेंटली कितने लोगों का जॉब जो है वो जाता रहता है, 3 साल में कितने लोगों का जॉब गया, उसके बीच में कितने लोग जो है वो गरीबी में अपने जीवन को जी रहे हैं। होता है ना अचानक से कि कोई बीमारी या कैंसर लग गया भाई किसी फैमिली को मेंबर को, उसमें सारा पैसा फूक गया भाई, गरीबी में आ गए वो, मिडिल क्लास ने उसमें सारे धन दौलत उसने बेचकर उसको बचाने में लगा दिया। फिर जनरेशनल, जनरेशनल भी हो सकता है, लेकिन जनरली इसको हम लोग अपने देश के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं इन कंपेयर टू वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, और रिलेटिव पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी क्या कि इनकम इनक्वालिटी को, इनकम के आधार पर भी, मतलब जिसका इनकम ज्यादा है वो एक तरीके से गरीब नहीं है, जिसका इनकम कम है वो एक तरीके से गरीब है, मतलब उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के बीच में, मतलब इनकम और पॉवर्टी के बीच का जो रेखा है उसको हम लोग भी डिस्कस करेंगे आगे आने वाले चैप्टर में। ठीक है, तो रिलेटिव पॉवर्टी अब समझो, यहां से शुरू करते हैं पहले एब्सोल्यूट पॉवर्टी में। ठीक है, 2 बार कैसे आ गया? अच्छा, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी को देखते हैं। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब इट इज अ कंडीशन विच अकर्स ड्यू टू द डेप्रिविएशन फ्रॉम द बेसिक ह्यूमन नीड्स, कि अछूता रखा जा रहा है उसको, बेसिक जो नीड्स है वो भी उनको पूरा नहीं हो पा रहा है, जैसे कि फूड, क्लोथ, हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन फैसिलिटी, शेल्टर। ठीक है, ये सब सारा क्या एक बेसिक नीड होता है भाई जीवन को जीने के लिए, ताकि जीवन को थोड़ा बहुत तो जी पाए ढंग से, लेकिन ये सब चीज भी अवेलेबल नहीं हो रहा है किसी भी इंसान को, तो वो इंसान किस कैटेगरी के अंदर आएगा? कौन सा गरीब होगा? वो एब्सोल्यूट गरीब होगा या एब्सोल्यूट गरीबी के अंतर्गत आएगा। अगर देखा जाए इट मेजर्स थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन, और इसको मेजर कैसे किया जाता है भाई कि वो एब्सोल्यूट गरीब है या नहीं है? पॉवर्टी लाइन के, जैसे कि मैंने बताया अभी। ठीक है, किसके आधार पर? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर,
ठीक है, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यहां पर बोला गया रेफर्स टू द एक्चुअल नंबर ऑफ द पीपल लिविंग बिलो द, और इससे ये पता चलता है कि एक्चुअली में या फिर कितने लोग जो है बिलो पॉवर्टी लाइन है। अभी जो एक्चुअल में गरीब होते हैं वो ये होते हैं, ठीक है, समझ में आया, जिनको एक तरीके से समाज में एक सोशली डिस्टिंक्शन भी देखने को मिलता है कि समाज में उसको सही तरीके से ट्रीटमेंट भी नहीं मिल रहा है। वैसे हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, जो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रूरल में कितना भाई 32 रुपया, ठीक है, और अर्बन में 47, ये तो याद होना चाहिए। तो याद रखना एब्सोल्यूट पॉवर्टी। अब देखो एब्सोल्यूट पॉवर्टी से रिलेटेड बातें थोड़ा सा मैं बता रहा हूं कुछ। एब्सोल्यूट पॉवर्टी कैसे हम लोग इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, क्या है मेजर्स यूज टू एलिमिनेट। हमने देख लिया भाई एब्सोल्यूट पॉवर्टी, वैसे पॉवर्टी 4 तरीके के, एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होता है वो देखा। अब इसको किस तरीके से हम लोग एलिमिनेट या एस्टिमेट कर सकते हैं, सॉरी एलिमिनेट नहीं, एस्टिमेट कैसे कर सकते हैं, एलिमिनेट तो हम लोग बाद में देखेंगे। एस्टिमेट कैसे कर सकते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी, किसी भी देश का अगर पूर्ण गरीबी देखना है तो हम लोग कैसे उसको मेजर करते हैं। 4 तरीका, वैसे 5-6 तरीका, लेकिन 4 तरीका बहुत ज्यादा अहम है जो कि आपको पढ़ना है। पहला जो तरीका है पॉवर्टी लाइन के आधार पर हम लोग मेजर करते हैं भाई कि वो जो इंसान है वो एब्सोल्यूट गरीब है या नहीं है, पूर्ण बेरोजगार, पूर्ण गरीब, बेरोजगारी क्यों आ रहा है, इतने बेरोजगारी बढ़ गया आजकल। इट रिक्वायर्स क्या है भाई, इट रिक्वायर्स द लेवल ऑफ इनकम टू फुलफिल द बेसिक नीड। एक मिनिमम लेवल ऑफ इनकम चाहिए ना, ताकि आप एक तरीके से मिनिमम लेवल ऑफ इनकम, ताकि आप बेसिक नीड को क्या कर पाए, फुलफिल कर पाए भाई। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ आइदर पर कैपिटा कैलोरी इनटेक और पर कैपिटा हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। लेकिन ये वाला जो है वो पहले किया जाता था हमारे देश में, और अभी जो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के आधार पर कि मिनिमम लिविंग कंडीशन के लिए इंसान को प्रतिदिन कितना खर्च या कितना कंज्यूम करना चाहिए, समझ में। तो एब्सोल्यूट गरीबी जो पॉवर्टी लाइन मेजर होता है वो किसके आधार पर हो रहा है, अभी पहले होता था कैलोरी बेस्ड पर, ठीक है, अभी किस पर हो रहा है भाई, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर। दूसरा, इट मे वेरी फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, ये ऐसा नहीं कि हर एक कंट्री का सेम होगा, क्योंकि अलग अलग कंट्री का अलग अलग कंपोजिशन होता है भाई, तो वो अलग अलग कंट्री का अलग अलग एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो होगा वो देखने को मिलेगा। इट मे वेरी फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, है ना, एक स्टेट में हो सकता है कि ज्यादा एब्सोल्यूट गरीबी हो, दूसरा में हो सकता है कि कम एब्सोल्यूट गरीबी है ना, जैसे कि केरल वगैरह साइड में एब्सोल्यूट गरीबी कम है, अगर बिहार साइड में देखा जाए तो वहां पर एब्सोल्यूट गरीबी, या यूपी साइड में तो एब्सोल्यूट गरीबी ज्यादा है, तो वो स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा। लेकिन जब हम पॉवर्टी लाइन को देखते हैं तो वो एवरेज देख रहे हैं, ठीक है, सबका एवरेज, जैसे पर कैपिटा इनकम देख रहे हैं तो एवरेज देख रहे हैं, सेम उसी तरीके से हम लोग एब्सोल्यूट पॉवर्टी निकालेंगे तो ऐसा थोड़ा कि टोटल निकालेंगे, हम लोग एवरेज तो निकालते हैं, ठीक है, ये बात है। यहाँ पर क्या बोला गया, एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए पॉवर्टी लाइन में भी 47 पर, वैसे है भी, या अगर मान लो कि 47 पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर डे, अगर उससे या उससे कम एक तरीके से कोई कंज्यूम कर रहा है, इसका मतलब वो क्या है, पॉवर्टी लाइन से नीचे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन। अगर उससे कोई ऊपर होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अबव पॉवर्टी लाइन, ठीक है, एपीएल और बीपीएल, ठीक है। तो ये लाइन हो गया भाई 47 रुपीज और 32, ठीक है, समझ में आया। तो पहला है कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी को हम लोग मेजर किसके आधार पर करते हैं, पॉवर्टी लाइन के आधार पर। पॉवर्टी लाइन में भी पॉवर्टी लाइन को कैसे मेजर करते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के आधार पर। क्लियर हो गया चीजें, ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर है कि क्या बोला गया भाई, एनी पर्सन हु इज नॉट एबल टू स्पेंड दिस अमाउंट ऑन द एवरेज फॉर हिज और हर पर्सनल कंजम्पशन इन अ डे इज कंसिडर्ड टू बी अ पुअर। पुअर भी नहीं, एब्सोल्यूट पुअर। समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया यहाँ तक, समझ में आ रहा है। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट देखो, आराम से देखते जाना, ठीक है। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, एज पर द वर्ल्ड बैंक द प्रेजेंट इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन, जो आप पूछ रहे थे कि अगर अंतरराष्ट्रीय लेवल पर गरीबी को जो मापा जाता है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के आधार पर वो कितना है भाई, कितना पर डे होना चाहिए भाई, $2.15 पर कैपिटा पर डे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होना चाहिए 2017 के प्राइस के हिसाब से। मतलब क्या बोला गया, $2 अगर हमारे देश के करेंसी के आधार पर देखा जाए तो 2.15 को अगर 80 से गुना कर दो तो 160-170 रुपए के आसपास आएगा भाई, ठीक है। तो मतलब क्या इतना होना चाहिए, लेकिन है कितना हमारे देश में, 32। और अगर दोनों का एवरेज भी निकाल लें
47 और 32 तो कितना हो गया भाई? 47 और 32 अगर एवरेज निकालो डिवाइड बाई 2 करो, कितना हो गया? 9, 4 और 3 7 और 1 8, मतलब कितना हो गया? 90 मान लो तो मतलब 45 रुपया। लेकिन एक्चुअल में इंटरनेशनली कितना है भाई? 100। तो इसका मतलब जो भी डेटा हमारे देश में अगर दिया जाएगा वो कम है, और जब इससे कैलकुलेट करेंगे तो वो ज्यादा निकल के आएगा। समझ में आ रहा है? तो इंटरनेशनल जो पॉवर्टी लाइन जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो एस्टिमेट किया गया है पर कैपिटा पर डे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो कितना है भाई? 2.15। किसके आधार पर? 2017 के प्राइस के आधार पर, ठीक है। एंड फाउंड द एवरेज ऑफ अ नेशनल पॉवर्टी लाइन ऑफ द पुअरेस्ट 15 कंट्री, और इसमें पुअरेस्ट 15 कंट्रीज का जो है वो आपको देखने को मिलेगा। कैलकुलेट ज्यादातर करके चलते कि सबसे पुअर जो है 15 कंट्री कौन है, ठीक है। अगर देखा जाए एज पर द वर्ल्ड बैंक एनी पर्सन लिविंग ऑन या फिर लेस देन, मतलब या तो 2.15 पर डे या फिर उससे कम इज कंसिडर टू बी एक्सट्रीम पॉवर्टी, या फिर बोला जाए एब्सोल्यूट पॉवर्टी। आई बात समझ में? तो यहाँ पर दो डेटा हमें समझना है, एक तो इंडिया वाला और एक वर्ल्ड के लेवल पर जो वर्ल्ड बैंक के आधार पर देखने को मिलता है। इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन $2.15 2017 के हिसाब से, ठीक है। उससे या उससे कम अगर कोई कमा रहा है या कंज्यूम कर रहा है, एक्सपेंडिचर कर रहा है, ठीक है, तो वो एक तरीके से क्या होगा? एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंदर आएगा, ठीक है। हाँ, पर डे। आगे अगर आ जाए हेड काउंट रेशियो, दूसरा जो तरीका है एब्सोल्यूट पॉवर्टी को मापने का, वो क्या है भाई? हेड काउंट रेशियो। बहुत बार पूछा गया है भाई, या पॉवर्टी जो बोलते हैं हम लोग इंसिडेंस रेशियो, HCR, इसके आधार पर हम लोग एब्सोल्यूट पॉवर्टी को मेजर करते हैं। पहला तो पॉवर्टी लाइन समझ लिया हमने, दूसरा कौन सा है कि भाई हेड काउंट रेशियो फॉर मेजरिंग द इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी। इसमें इंडिकेट्स द परसेंटेज ऑफ द पीपल लिविंग, इसके तहत हम लोग मेजर करते हैं। जब ये फॉर्मूला होता है, अभी बताता हूं, इसके तहत हम लोग ये मेजर करते हैं कि बिलो पॉवर्टी लाइन मतलब क्या? गरीबी रेखा से नीचे कितने प्रतिशत लोग रह रहे हैं, जितने भी पॉपुलेशन है उसमें से कितना प्रतिशत जो है वो एक तरीके से गरीबी रेखा के नीचे रह रहा है, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो अगर कोई बोलेगा कहां पर या किस आधार पर हम लोग एब्सोल्यूट पॉवर्टी को प्रतिशत के आधार पर मापते हैं, तो प्रतिशत जो आधार होता है वो आपको हेड काउंट रेशियो में, देखो यहाँ पर कैसे HCR निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ BPL पीपल, जैसे मान लो कि टोटल पॉपुलेशन मान लो एक देश का कितना है भाई? 100 है, उसमें से 20 लोग जो है उनका जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो जितना भी पॉवर्टी लाइन में डिनोट किया गया उससे कम है, मतलब वो बिलो पॉवर्टी लाइन में। मतलब नंबर ऑफ पीपल्स जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, BPL पीपल 20 है, गुना कर दो 100, इसका मतलब हमारे देश में जो गरीबी है वो कितनी है भाई? एब्सोल्यूट गरीबी कितनी है? 20% है। आई बात समझ में? और HCR काउंट अगर ज्यादा होगा तो वो देश के लिए अच्छा नहीं है, अगर HCR काउंट कम होगा इसका मतलब वो देश के लिए अच्छा है। HCR का मतलब समझे, हेड काउंट रेशियो, जो कि पॉवर्टी के कितने लोग जो है वो कितना प्रतिशत जो लोग है वो पूर्ण रूप से गरीब है, जो पॉवर्टी लाइन के नीचे प्रतिशत, वहां पर प्रतिशत नहीं आ रहा था। पॉवर्टी लाइन में हम लोग प्रतिशत को मेजर तो नहीं कर रहे थे, लेकिन HCR में प्रतिशत को मेजर कर रहे हैं। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर बोला गया 13.31 करोड़ जो है वो एक तरीके से क्या है? टोटल नंबर ऑफ BPL पीपल्स है, और टोटल मान लो कि पॉपुलेशन हमारे देश में 121 करोड़ है, तो इसका मतलब अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 11% के आसपास में आ रहा है भाई, तो हम लोग क्या बोलेंगे? 11% लोग हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन हमारे देश में रह रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा नंबर है कि नहीं? अगर देखा जाए HCR इंडिकेट्स द इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी इन अ नेशन, हेंस इट इज आल्सो टर्म्ड एज अ पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो, क्योंकि ये उसके प्रतिशत को बता रहा है कि कितने लोग जो है पॉवर्टी में अपने जीवन को जी रहे हैं, इसीलिए हम लोग इसको पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो भी बोलते हैं। तो याद रखना, कभी PIR भी अगर बोल दिया जाए ना तो आप लोग HCR से याद रखिएगा, ठीक है? समझ में आया यहां तक? दूसरा तरीका जिससे हम लोग एब्सोल्यूट पॉवर्टी को मेजर करते हैं, क्लियर हो गया? आगे आ जाओ भाई, नेक्स्ट पॉवर्टी गैप रेशियो। अब पॉवर्टी गैप रेशियो क्या है भाई? इंटेंसिटी मापते हैं, ठीक है। यहां पर क्या हो गया? पॉवर्टी गैप रेशियो। पहला हमने क्या देखा? पॉवर्टी लाइन देखा, ठीक है, पॉवर्टी लाइन देखा।
दूसरा हमने HCR देखा, ठीक है, या फिर पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो देखा, और तीसरा जो है वो आपको देखने को मिला पॉवर्टी गैप रेशियो, मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ द पॉवर्टी। इंटेंसिटी पॉवर्टी का मतलब पॉवर्टी गैप इज द डिफरेंस बिटवीन द पॉवर्टी लाइन एंड द एवरेज एक्चुअल मंथ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ बीपीएल हाउस होल्ड। इसका मतलब क्या, दोनों के बीच में डिफरेंस है। जैसे मान लो कि हमने बोला पॉवर्टी लाइन इन अ मॉनेटरी टर्म्स, पॉवर्टी मान लो कि पॉवर्टी लाइन में जो मॉनेटरी टर्म 400 रुपया है टोटल, ठीक है, तो 400 रुपया है। अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये मॉनेटरी टर्म्स में 400 रुपया जो है वो पॉवर्टी लाइन का नंबर है, मतलब 400 रुपया अगर खर्चा कर रहा है तो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, अगर 400 से कम कर रहा है तो पॉवर्टी लाइन से नीचे है। मतलब कितना, 400 रुपया एक तरीके से क्या है भाई, पॉवर्टी लाइन का क्या है, मॉनेटरी टर्म्स है। अब उसमें से मान लो कि एवरेज जो एक्चुअल मंथ है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का बीपीएल हाउस होल्ड का, मतलब बीपीएल फैमिली जो एवरेज जितना खर्चा कर रहे हैं बीपीएल फैमिली का, सिर्फ उसको अगर माइनस कर दे, मान लो कि बीपीएल फैमिली जो है वो 330 ही खर्चा कर पा रहा है भाई एवरेज, उसको डिवाइड बाय क्या करेंगे, डिवाइड बाय पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन 400 हमने बोला है भाई, ठीक है, उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना निकल गया 0.175। तो ये क्या बता रहा है भाई कि एक्चुअल में इसको इंटू कर दो 100 से, तो हमारा क्या हो गया 17.5% जो है, विच इंडिकेट्स दैट देयर इज अ गैप ऑफ 17.5% कि एक्चुअल में जो है, और जो एक्चुअल में एवरेज बीपीएल फैमिली जो है वो एक तरीके से कंज्यूम कर रही है, उनके बीच में डिफरेंस कितना है, 17.5%। इसको समझने के लिए आराम से ऐसे समझो कि जैसे हमने बोला कि भाई पॉवर्टी लाइन का जो मेजरमेंट है वो 400, ठीक है, मतलब अगर 400 रुपया कमा रहा है तो वो गरीबी रेखा से ऊपर है, उससे अगर ज्यादा कमा रहा है, अगर उससे कम कमा रहा है तो वो एक तरीके से गरीबी रेखा के क्या नीचे। अब मान लो इसके जो नीचे लोग हैं टोटल, उनका एवरेज जो कंजम्पशन है वो इतना ही है, नहीं समझ रहे हो, एवरेज जो है पॉवर्टी लाइन कितना रखा गया 400 का, ठीक है, ऐसे समझ लो, इसको छोड़ दो, इसको भी ऐसे समझो 47 रुपया है भाई, या फिर 47 रुपए मान लेते हैं, चलो ठीक है, ये क्या है हमारा पॉवर्टी लाइन है, हाँ या ना। अब इसके नीचे मान लो बिलो पॉवर्टी लाइन एवरेजली 30 रुपया जो है वो खर्च कर रहे हैं, तो इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे और डिवाइड बाई 47, और जो प्रतिशत आएगा, ठीक है, या फिर इसी में इंटू 100 कर दो, तो जो प्रतिशत आएगा तो वो क्या बताएगा कि इतना गैप है जो एक्चुअल में पॉवर्टी लाइन है और जितने लोगों के पास एवरेज पैसा है। आई बात समझ में, कुछ बात आई समझ में। तो ये क्या है, पॉवर्टी गैप रेशियो, कि एक्चुअल में बोल तो रहा है कि भाई कोई जो कि भाई 47 रुपया जो है वो एक तरीके से कंजम्पशन अगर कर रहा है तो वो बढ़िया है, लेकिन एवरेजली बोलो 30 रुपया ही कर रहा है, तो एक तरीके से उनमें 17 रुपया का गैप है ना, जो कि एक बहुत बड़ा गैप है भाई। तो जितना कम गैप होगा, इसका मतलब अगर मान लो धीरे धीरे गैप कम हो रहा, धीरे धीरे अगले साल क्या हो गया भाई, ये 35 का हो गया, फिर 47 का आ गया, इसका मतलब क्या है कि गरीबी धीरे धीरे कम हो रही है। इसका मतलब व्हेन द पॉवर्टी गैप रेशियो डिक्रीजेस, इसका मतलब क्या है कि पॉवर्टी जो है वो भी क्या हो रही है, कम हो रही है, और इसके साथ साथ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, कहीं ना कहीं बढ़ रही है। आई बात समझ में। तो ये बेसिक से चीज था, याद रखना है थोड़ा सा। यहां पर देखो क्या है एक चीज, थ्रू दिस मेजर्स द गवर्नमेंट कैन डिराइव द पर कैपिटा, क्या कर सकती है इसके आधार पर। अब लग रहा है बीपीएल फैमिली के पास कम पैसा है, तो पर कैपिटा अमाउंट ऑफ ट्रांसफर रिक्वायर्ड टू एलिमिनेट, देख रहे हो, तो गरीबी को एलिमिनेट कैसे करेगी सरकार, इसी तर्ज पर तो करेगी। गैप को कम कैसे करेगी कि भाई जो भी बेरोजगारी भत्ता दो या फिर किसी भी तरीके से स्कीम्स निकालो, वो सब निकालो, ताकि ये जो गैप है वो एक तरीके से कम हो पाए। तो सरकार जो है इसके थ्रू जो है वो डिराइव करती है, एंड इट मे बी डन थ्रू परफेक्टली टारगेटेड कैश ट्रांसफर। देखिए बहुत जगह किया भी जाता है डायरेक्टली कि भाई जो किसान है, अब मार्जिनल किसानों को ही क्यों दिया जा रहा है पैसा भाई, ताकि वो जो थोड़ा बहुत गरीब हैं तो वो एक तरीके से क्या है, धीरे धीरे उनका जो गैप रेशियो वो कम हो पाए, है कि नहीं। या इस तरीके से सरकार जो है वो एलिमिनेट कर सकती है। अब उसने देखा भाई बीपीएल फैमिली में जो है, बीपीएल फैमिली का जो एवरेज है वो 30 है, वैसे होना 47 था, सबका 47 होना चाहिए था, लेकिन इन लोग में एवरेज 30 ही है। तो भाई जितने बीपीएल फैमिली है उनको थोड़ा सा ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाए, उनको ज्यादा सब्सिडी दिया जाए, उनको ज्यादा कुछ कुछ दिया जाए, कैश ट्रांसफर किया जाए, ताकि वो थोड़ा सा खर्चा को बढ़ाएं
और एक तरीके से गरीबी रेखा से ऊपर है। समझ रहे हो? अगर सबका अगर एवरेज ही 47 हो गया, कौन नहीं, फिर तो वो गरीबी रेखा में ही आ गया ना, अभी लटके हुए हैं यहाँ पर। वैसे तो एक्चुअल में 47 तो होगा नहीं कभी, ये ऐसा कभी नहीं होगा कि सारे का इनकम जो है एवरेज ही, एवरेज निकालेंगे ना। बीपीएल के नीचे जो, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जितने भी सारे लोग रह रहे हैं, उनका जो एवरेज इनकम है, उनके बीच में जो गैप है, कितने परसेंट का गैप है, सोचो ना, दिमाग ऐसे लगाओ कि भाई हमारा पॉवर्टी लाइन 100 रुपया का था, मतलब 100 रुपया अगर कमा रहा है या उससे ज्यादा कमा रहा है तो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, लेकिन ये हमारा लाइन है, 100 रुपया का लाइन है। लेकिन इसके नीचे जो लोग रह रहे हैं ना, उनका एवरेज इनकम 90 रुपया है, इनका एवरेज इनकम 90 रुपया है, मतलब 100 रुपया भी कमा नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब इन दोनों के बीच में गैप कितना है? 10%। सिंपल सी बात, यही मेजर करता है पॉवर्टी गैप रेशियो। ठीक है, more the poverty gap, more the transfer required to be done by the government to bring the BPL household above the poverty line। सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा गैप रेशियो होगा उतना ज्यादा ट्रांसफर करना पड़ेगा सरकार को, ताकि वो जो है बीपीएल फैमिली जो है वो ऊपर उठ सके या पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ सके। आई बात समझ में? ठीक है, तीसरा लिखिए इसको, तो इसको जरूर पढ़िएगा, ये अच्छा है। ठीक है, अच्छा अभी तो इसके बाद ही तो है, बंद कर दीजिए। क्या